नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे। आपका स्वास्थ्य है जो शानदार होगा और आप जो अपनी मंजिल है, चाहे वो आरएस फ्री हो या महिला एएसआई हो या जो एसआई की भर्ती आने वाली है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है, सामने जो सीईटी का एग्जाम आने वाले हैं, और उसके अलावा जो आने वाले दिनों में जो है एक जिस प्रकार से अपन कहते हैं कि ऋतु आने वाली है, उस प्रकार से एग्जाम का बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। उसके लिए आप लगातार अच्छे प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से इसका उदाहरण हमने बचपन में पढ़ लिया था। एक बार हमारे हिंदी में एक कहावत है कि वहां पे एक शिष्य ने एक किसी कुएं पे देखा था कि एक रेशम की जो रस्सी है वो बार बार आ रही है, कुएं में बाल्टी लेके वापस जा रही है, और उसने इतनी निरंतरता के तहत एक कठोर पत्थर पे ही है अपने निशान छोड़ दिए थे। उसी प्रकार से यदि आप निरंतर तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है। आप हमेशा यदि आप लगातार बने हुए हैं किसी फील्ड में तो उसमें सफलता आपके लिए निश्चित है। वो कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी है जो टैलेंट को बीट कर देती है, यानी आपकी लगातार आपकी निरंतरता है जो किसी भी टैलेंटेड विद्यार्थी को भी पीछे छोड़ देती है। इसी प्रकार से आप है जो मोटिवेट रह के जो है आत्मविश्वासी बन के हमारे साथ बने रखिए। हमने एक टेस्ट सीरीज, एक शानदार क्वेश्चनों की सीरीज जो आरपीएससी द्वारा प्लस जो है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और राजस्थान भर्ती बोर्ड पदोन्नति बोर्ड द्वारा लगातार जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उनकी एक सीरीज चला रखी है आपके लिए प्रोवाइड करवाने के लिए। तो उसी को हम निरंतर करेंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर देना है। बात करते हैं साथियों प्रथम क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन की, कि ग्वालियर अभियान की याद में इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर किसकी आकृति उत्कीर्ण करवाई थी? ठीक है, ऑप्शन अपने पास है। ऑप्शन नंबर 1 शाह तुर्कान, ऑप्शन नंबर 2 नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर 3 रजिया सुल्तान और ऑप्शन नंबर 4 बलबन। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि जो ग्वालियर अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने है जो अपने सिक्कों पर किसकी आकृति उत्कीर्ण करवाई। आशा है कि आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया होगा। साथियों, क्या होता है कि ग्वालियर का अभियान करता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में आपको पता है कि गुलाम वंश का ये तीसरा शासक था, ठीक है। पहला कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद में है जो आराम शाह बनता है, और बाद में 1211 ईस्वी में, ठीक है, 1211 ईस्वी में है जो इल्तुतमिश शासक बनता है। वो ग्वालियर अभियान करता है। उसके पहले होता क्या है कि उसका योग्य जो उत्तराधिकारी रहता है नासिरुद्दीन, वो जो है बंगाल अभियान में युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है। तो उसको पता है कि अपनी जो दूसरी औलाद है वो निकम्मी है, बेलकड़ी है और योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए उसको पता है कि अपनी जो बेटी है रजिया सुल्तान वो बिल्कुल योग्य उत्तराधिकारी है, लेकिन क्योंकि वो महिला रह गई तो दिल्ली के अमीरों में, दिल्ली के मंत्रियों में उसका जो है प्रभाव जमाने के लिए जब ग्वालियर अभियान करता है तो अपने सिक्कों पे अपनी बेटी रजिया सुल्तान की जो है आकृति उत्कीर्ण करवाता है, ठीक है। आपको पता है कि ग्वालियर अभियान के दौरान ही उसने जो बलबन था उसको खरीदा था एक गुलाम के रूप में, ठीक है। बलबन को कितने रुपए में खरीदा था? तो 1000 दिनार में खरीदा था। इसलिए बलबन का दूसरा नाम क्या था? 1000 दिनारी भी कहते थे। बलबन को क्या कहते थे? 1000 दिनारी। जो आगे जाके है सुल्तान भी बनता है, जिसने लोहा और रक्त की नीतियां अपनाई थी, जिसने सिजदा, पेबोस, नवरोज जैसी फारसी जो है परंपराएं चलाई थी, जिसने जिले इलाई नियामत ए खुदाई की उपाधियां धारण की थी, वो आप सबको पता है। शाह तुर्कान के बारे में आपको पता ही है। शाह तुर्कान जो थी रजिया सुल्तान की इनकी जो है इल्तुतमिश की पत्नी थी, ठीक है। और जब रजिया सुल्तान से पहले जो है महमूद नासिरुद्दीन जब सुल्तान बनता है तो उस पर सारा का सारा प्रभाव है जो शाह तुर्कान का ही रहता है। बलबन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बलबन को है जो ग्वालियर अभियान के दौरान ही इल्तुतमिश ने 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है साथी। ग्वालियर अभियान 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर का अभियान किया। इस दौरान अपनी सुयोग्य बेटी रजिया सुल्तान का प्रभाव अमीरों को दिखाने के लिए अपने सिक्कों पर रजिया सुल्तान की तस्वीर उत्कीर्ण करवाई। इसी दौरान 1000 दिनार में बलबन को गुलाम के रूप में खरीदा था,
ठीक है। पिछली बार राजस्थान पुलिस भर्ती 2000 इससे पहले जो 19 की भर्ती हुई थी 2021 में कोरोना के टाइम, उसमें रजिया सुल्तान का जो है कार्यकाल पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल है वो 1236 ईस्वी, ठीक है, 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी, ठीक है, 1240 ईस्वी, कितने साल, तो 4 साल जो है रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहता है। आपको पता है कि रजिया सुल्तान है जो कैथल में लड़ते हुए मारी जाती है, या कहते हैं कैथल में जो डाकू रहते हैं वो उसकी हत्या कर देते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में ये भी है कि दिल्ली की जनता ने उस टाइम खुद ने डिसाइड किया था कि दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने अमीरों को मकसद ए अली, ठीक है, मकसद ए अली के नाम से संबोधित करता था, ठीक है। ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर 1 बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर 3 इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप कि कौन सा सुल्तान है जो अपने अमीरों को यानी अपने मंत्रियों को जो है मकसद ए अली के नाम से संबोधित करता था। साथियों, आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया होगा ईमानदारी से। जो दिल्ली का सुल्तान, ठीक है, जो बहलोल लोदी थे, वो अपने जो अमीर होते थे, अमीरों का मतलब क्या होता है, मंत्री, जो अपने हिंदी में कहते हैं मंत्री, उनको जो है फारसी भाषा में अमीर कहते थे, ठीक है, उनको जो है मकसद ए अली के नाम से पुकारते थे। आपको पता है कि बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का प्रथम सुल्तान था, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से पता था कि हम अभी हमारा जो साम्राज्य है वो बिल्कुल कमजोर है, तो हमें जो है सुल्तानों अपने मंत्रियों का है जो सहयोग लेके चलना पड़ेगा। हम ज्यादा यदि सुल्तान बनने के चक्कर में ज्यादा डेमोसेट करेंगे या ज्यादा हम है जो राजत्व के सिद्धांत लागू करेंगे तो इसमें हमारे साम्राज्य को खतरा हो सकता है। इसलिए वो कहता है कि मेरे मकसद को पाने में जो है मेरे अमीर बहुत ज्यादा सहायक है, इसलिए ये मेरे मकसद है आली है। आपको ये भी पता कि बहलोल लोदी एकमात्र सुल्तान था जो अपने जो है मंत्रियों के साथ में नीचे गलीचे पे बैठता था और 3 कोस चल के अपने शिविर से, जैसे ही कोई उसको पता चलता है कि कोई मंत्री कोई अमीर मेरे से मिलने आ रहा है, तो 3 कोस अपने शिविर से आगे जाके उसको प्रणाम करके उसको लेके आता था और अपने हिसाब से है जो अपने बराबर उसको ट्रीट करता था। बहलोल लोदी के बाद में आपको पता है कि आगे सुल्तान कौन बनता है, तो इसका पुत्र बनता है, पुत्र का नाम रहता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगरा की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ठीक है, सिकंदर लोदी। ये भाई विपरीत था, ये बहलोल लोदी के विपरीत था एकदम। ये कहता था कि डैडी आप है ना जो राजा की तरह नहीं रहते, आप तो केवल इन अमीरों के साथ अमीर मंत्रियों की तरह रहते हैं। मैं जब राजा बनूंगा ना तो इन मंत्रियों को सबक सिखा दूंगा। तो सिकंदर लोदी कहता है कि मेरे पापा तो आपके 3 कोस चल के आते थे आपके लिए भागे भागे, और जो अब है ना, अब क्योंकि मैं सुल्तान बन गया हूं तो अब यदि मेरा फरमान भी आए तो कोई भी सूबेदार है जो मेरे फरमान को लेने के लिए 3 कोस अपने जो सूबे की राजधानी है उससे चल के आएगा और झुक के मेरे फरमान को लेगा, यानी मेरे फरमान की ही इज्जत करेगा, ठीक है। और सिकंदर लोदी के बाद में आपको पता है कि कौन बनता है शासक लोदी वंश का, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो पानीपत के युद्ध में इसके बाबर के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है, एकमात्र सुल्तान रहता है जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा जाता है, ठीक है। और आगरा की स्थापना कब की थी, तो आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी, और 1506 ईस्वी में इसने आगरा को है राजधानी बना लिया था। आगरा की स्थापना किस पे की गई थी, तो बादलगढ़ के खंडरों पे, ठीक है, बादलगढ़ के खंडरों पे है जो आगरा की स्थापना की थी, ठीक है। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था। इल्तुतमिश के बारे में आपको बता दिया, गुलाम वंश का तीसरा शासक था। साथियों, रिजकुल्ला के अनुसार ये एक किताब है साथियों, ठीक है। बहलोल लोदी अपने सरदारों के सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, ठीक है, बल्कि दरबार में सभी के साथ गलीचे पर बैठता था। वह अपने अमीरों को मकसद ए अली कहकर संबोधित करता था, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, इसका कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से उत्तर दीजिए कि दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाइबोस और नवरोज का आरंभ करवाया था, यानी इन परंपराओं का, इन त्योहारों का या इन जो है
ट्रेडिशनल का जो है प्रारंभ किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है साथियों अपने पास कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है साथियों इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है साथियों बलबन, और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो पिन कर दीजिए कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं कि सिजदा, पैबोस और नवरोज है जो एक पारसी परंपराएं हैं साथियों, ठीक है। क्या है? पारसी परंपरा, ठीक है। इससे पहले किसी भी सुल्तान ने इन परंपराओं का पालन नहीं किया था, ठीक है। आपको पता है कि नवरोज है जो पारसियों का जो नए वर्ष का है प्रारंभ में जो उत्सव मनाते हैं उसे नवरोज कहते हैं, ठीक है। सिजदा में क्या होता है, ठीक है, सिजदा में जब भी दरबार में कोई अमीर या मंत्री आएगा, ठीक है, सिजदा का अर्थ क्या होता है? जब भी कोई मंत्री या अमीर जो है दरबार में प्रवेश करेगा तो दंडवत होके जो है सुल्तान को प्रणाम करेगा, दंडवत होके प्रणाम होकर प्रणाम, ठीक है। और पेबोस यानी पेबोस की तो भाई और ही निराली बात थी। पेबोस का मतलब होता था, पेबोस में यदि कोई भी अमीर या कोई भी मंत्री दरबार में आता था तो जो सुल्तान होता था उसका पैर का अंगूठा, ठीक है, पैर का अंगूठा है जो चूमना पड़ता था, यानी जो वो पैर सिंहासन पे बैठा रहता था और पहले आता था मंत्री तो पहले सिजदा करता था, दंडवत प्रणाम करता था और फिर आके सुल्तान के पास में पैर का अंगूठा चूमता था और उसे क्या कहते थे? उसे पायबोस कहते थे। एक बार तो साथियों इसके दरबार में जो पहले इसका आंसर दे देते हैं कि इन परंपराओं का प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने किया था, ठीक है। बलबन ने क्यों किया था साथियों? क्यों जरूरत पड़ी थी? उसकी व्यक्तिगत जरूरत थी ये परंपराएं चालू करने की। एक आप यदि बलबन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो बलबन की हाइट थी वो 3.5 फीट थी साथियों। कितनी थी? 3.5, 3.5 फीट, ठीक है। बलबन कहते हैं कि सल्तनत काल का सबसे बदसूरत शासक था, यानी उसका मुंह ऐसे था जैसे आजकल आप कहते हैं ना झिंगूर सा, ठीक है, एक ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, उस टाइप का उसका चेहरा था, ठीक है। तो इसको पता था कि अमीर मेरी मजाक उड़ाएंगे, मेरे कद काठी को लेके है जो मुझे कमजोर समझेंगे। और उस टाइम जो आप है सल्तनत काल में जो अमीर होते थे, सूबेदार होते थे, उनका विद्रोह करने का एक ट्रेंड बन गया था, एक परंपरा बन गई थी। हर सुल्तान के खिलाफ उस टाइम भयंकर विद्रोह होते थे। तो इसने कहा था कि इस प्रकार की परंपराएं चलाए ताकि अमीरों की जो मनोवृत्ति है यानी उनकी गुलामी की मनोवृत्ति बन जाए और एक आंदोलन करने की जो उनकी सोच है वही समाप्त हो जाए। उस टाइम का एक फेमस इतिहासकार है साथियों, ठीक है, बर्नी इसका कहता है कि उसने इस परंपराओं के कारण अमीरों में इतनी गुलामी बढ़ दी थी कि उन्होंने विद्रोह करने की सोची ही नहीं थी। एक बार तो साथियों पेबोस के समय एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया। एक बार क्या हुआ साथियों कि आपका थोड़ा समय लेना चाहूंगा। एक अमीर था जिसकी दरबार के बार में एक दूसरे अमीर से लड़ाई हो गई और जिस दिन दूसरे दिन जो है वो दरबार में जा रहे थे और पेबोस करने के लिए वो लाइन में लगे हुए थे। तो जिस अमीर की लड़ाई हुई थी वो अपने अमीर से जस्ट आगे खड़ा था, ठीक है। दोनों जो आपस में लड़े थे वो एक दूसरे के आगे खड़े थे। तो पहले वाला बहुत ज्यादा चालाक था, ठीक है। उसने क्या किया कि पेबोस करते हुए जो है सुल्तान के जो अंगूठे पे थोड़ा सा थूक दिया, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरा अमीर था जिसने उसके लड़ाई की थी उसको पेबोस करना था, ठीक है। तो उसने भयंकर तरीके से उसका जो मूड खराब हो गया साथियों, ठीक है, मूड खराब हो गया क्योंकि पेबोस तो भाई सुल्तान के सामने करना पड़े, उसके अंगूठे पे थूक लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही उसने जैसे तैसे आके मीज के पेबोस तो उस वक्त कर दिया था, लेकिन बाहर आके दरबार के बाहर आके वो दोनों गुत्तम गुत्ता हो गए। तो दूसरे अमीरों ने कहा कि क्या हुआ? तो जिस अमीर ने उस सुल्तान के अंगूठे पे थूका था उसने कहा हाँ बता उन दूसरों को क्या हुआ? तो वो कहा कुछ नहीं हुआ। बाद में तो साथियों ऐसा ट्रेंड चल गया कि सब अपने अपने घर से अपने अपने लुगाइयों को कहते हैं कि मुझे जल्दी 4 बजे उठा दिया कर ताकि मैं जाके टाइम पे सबसे पहले सुल्तान को पेबोस कर दूं, नहीं तो और कोई जो है ऐसी गलती कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है सुल्तानों में जो
गुलामी की मनोवृत्ति फैल गई। यानी कहने का मतलब सिजदा, पैबोस और नवरोज की परंपराएं किसने शुरुआत की थी? बलबन। बलबन ने लोहा और रक्त की नीति भी जो है चालू की थी। इसको किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। हमने अभी पढ़ा कि ग्वालियर अभियान में खरीदा था 1000 दिनार में, इसलिए 1000 दिनारी भी कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? 1000 दिनारी भी कहलाता। ठीक है, पारसी परंपराओं का अनुसरण करते हुए बलबन ने अपने दरबार में सिजदा, पायबोस जैसी प्रथाओं की शुरुआत की। इस प्रकार की गैर इस्लामिक प्रथाओं की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक था। सर्वप्रथम उसी ने ईरानी त्योहार नवरोज मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, और ईरानी त्योहार नवरोज कितने दिन चलता है? तो 19 दिन चलता है साथियों। इन परंपराओं को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में समाप्त कर दिया था, और संपूर्ण तरीके से है जो बाद में औरंगजेब ने इसे समाप्त कर दिया था। आप सुनते हैं कि औरंगजेब ने सिजदा, पैबोस, नवरोज और तुलादान परंपराएं, जरोका दर्शन परंपराएं हैं जो समाप्त कर दी थी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जो अपना ऑप्शन नंबर 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 2 है गयासुद्दीन, ऑप्शन नंबर 3 है बलबन, और ऑप्शन नंबर 4 है अलाउद्दीन खिलजी। यानी स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो साथियों, इसका भी अपने जो सही आंसर होगा वो होगा बलबन। ठीक है, यानी सही ऑप्शन अपना सही होगा। बलबन ने अपने आप के लिए 2 उपाधि तय की थी। ठीक है, एक तो नाइब खुदाई, पहला तो नाइब खुदाई, नाइब खुदाई, एक जिले इलाई, जिल ए इलाई। इनका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि इसकी कद काटी थी जो भयंकर छोटी थी, चेहरे से बहुत ज्यादा बदसूरत था, तो ये सुल्तानों को कहता था, अपने अमीरों को या अपनी जनता को कहता था कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मैं ईश्वर की छाया हूं और ईश्वर का मैं प्रतिनिधि हूं, इसलिए मेरा मान सम्मान कीजिए। ठीक है, आज भी आप देखा करो कि गांव में 2-3 छाइयां तो अपने घूमती रहती है जो बताती है कि बारिश कब होगी। ठीक है, अब की बार बाजरा बोना है, मूंग बोना है, चिवड़े बोने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी एक तरह की छाइयां थी। इसने 2 जो है उपाधियां ग्रहण की थी, नाइब खुदाई, जिले इलाई। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी जो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोक स्तंभों को लेकर दिल्ली आया था? ठीक है, यानी जो अशोक ने, आपको पता है कि बहुत सारे स्तंभ स्थापित करवाए थे, उनमें से 1-2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आया था, तो वो कौन सा सुल्तान था? ऑप्शन नंबर 1 फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 बलबन, और ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। साथियों, जो अशोक के स्तंभ है, पहले तो आपको बता दूं कि एक तो ग्रीक जो शासक था डेरियस, और एक थे अपने अशोक, जिन्होंने स्तंभों की जो है लेखन की परंपरा चलाई थी। बड़े बड़े पाषाणों पे, बड़े बड़े शिलाओं पे, बड़े बड़े पत्थरों पे जो उत्कीर्ण करवाए थे लेख। ठीक है, उन्हीं में से एक जो है अशोक स्तंभ। ठीक है, जो अपना राजकीय चिन्ह है वो भी अशोक की देन है। ठीक है, सारनाथ स्तंभ, बहुत सारे स्तंभ लगवाए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक एक बार है जो दक्षिण भारत का अभियान करके वापिस दिल्ली जा रहा था साथियों। तो हरियाणा में एक जगह पड़ती है टोपरा। ठीक है, हरियाणा में कौन सी जगह पड़ती है? टोपरा। टोपरा, यहां पे एक शानदार पत्थर लगा हुआ था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। फिरोज तुगलक को यह तो समझ में नहीं आया कि इस पे लिखा हुआ क्या, लेकिन इसको इतना, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी था, इंटेलिजेंट शासक था, इंटेलिजेंट राजा था, तो इसको इतना समझ में आ गया कि ये जो चीज है वो ऐतिहासिक चीज है, बहुत ही आने वाली पीढ़ी के लिए काम की चीज है। तो इसने कहा था कि अपनी सेना से कि इस चीज जो टोपरा अभी लेके, इसको लेके दिल्ली चले जाओ, दिल्ली लेके जा जाओ। तो इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? इसको वर्तमान में कहते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख। अभी दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक है, तो इसको दिल्ली
इस पे साथियों एक अपने चौहान वंश थे, अजमेर के चौहान राजा थे विग्रहराज, उनका भी लेख जो है शिवालिक अभिलेख है वो भी इस पे उत्कीर्ण है। यानी ऊपर ऊपर अशोक का लिखा हुआ है, फिर जो है विग्रहराज जी का लिखा हुआ है। विग्रहराज जी ने उस टाइम ये कहा था कि मैं जो है मेरे द्वारा तुर्कों को है जो अटक नदी के पार तक खदेड़ के आ गया हूं, और मैं अपनी जो है पीढ़ी या आने वाली जो संतान है उससे भी आशा करता हूं कि वो भी तुर्कों को है जो अटक नदी के पार ही रखेगी। ठीक, वो भी इस पे। तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को है जो ये दिल्ली लेके आ गया था। एक दूसरा क्वेश्चन है जो है आरपीएससी द्वारा बहुत बार पूछा गया है कि किस सुल्तान द्वारा अशोक के पाषाण स्तंभों को है जो स्वर्ण स्तंभ कहा गया है। तो फिरोज तुगलक ने ही है जो अशोक के पाषाण स्तंभों को है जो स्वर्ण स्तंभ कहते हैं। ठीक है, बलबन के बारे में आप जानते ही होंगे, महमूद तुगलक के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी AK-47 के बारे में तो बताना ही क्या। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा पूछा गया है कि राजवाही और उलग खानी थी, यानी ये नाम, इस नामों से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक द्वारा लगवाए गए बाग यानी गार्डन। दूसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगर यानी सिटी। तीसरा ऑप्शन है साथियों फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरें यानी कैनाल। और युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियार। ठीक है, तो राजवाही और उलग खानी क्या थी। ठीक है, इसका उत्तर आपको देना है। साथियों इनमें तीनों चारों ऑप्शनों में जो फिरोज का नाम आ रहा है, और आप फिरोज का नाम सुनते ही एक चीज आपके क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि इसका योगदान किस चीज में है। साथियों इसका जो सही आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखें साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरें, यानी राजवाही और उलग खानी किसका नाम था, तो फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों का नाम था। ठीक है साथियों, सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज तुगलक ने करवाया था। फिरोज तुगलक ने जो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो गाजी तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। साथियों राजवाही जो नहर थी वो सबसे बड़ी नहर थी, फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। किस नदी पे थी, तो सतलज नदी पे थी। और उलग खानी किस नहर पे थी, किस नदी पे थी, तो घग्गर नदी पे थी। ठीक है, याद रखना। तो ये नहरों का नाम थे। फिरोज तुगलक ने उलग खानी नहर का निर्माण यमुना नदी से और हिसार फिरोजा जो हरियाणा में पड़ता है, तथा राजवाही नहर का निर्माण सतलज से घग्गर तक करवाया था। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी नहर थी राजवाही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेशन जो डिपार्टमेंट है की स्थापना करवाई। ऑप्शन नंबर 1 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर है 2 फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर है 3 इल्तुतमिश, और ऑप्शन नंबर है 4 सिकंदर लोदी। यानी आपको इस बताना है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की करवाई। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अनुवाद विभाग की स्थापना महाराजा अकबर ने जो बादशाह अकबर थे उन्होंने भी करवाई थी अपने समय में। ठीक है साथियों, इनमें जो अपना सही आंसर होगा वो होगा फिरोज तुगलक। साथियों होता क्या है कि फिरोज तुगलक ने अपने समय में यानी अपनी जो शासनकाल के दौरान जितने भी अभियान किए थे, यानी इसने 2 तो बंगाल पे अभियान किए थे और एक सिंध पे अभियान किया था, जो वर्तमान का सिंध प्रदेश है वहां पे इसने अभियान किए थे। और तीनों के तीनों अभियान कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा खराब और दुनिया के सबसे ज्यादा असफल अभियान थे। बंगाल में इसने प्रथम अभियान किया था तब वहां से हार के आया था, बंगाल में इसने दूसरा अभियान किया था तो हार के आया था। तो इसके सैनिक भयंकर डिमोटिवेट हो गए, इसको पीछे से गाड़ियां निकाले कि कैसा पागल सुल्तान पार पड़ा है जो हर दूसरे दिन जाता है हार के आता है। तो इसने अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए जब बंगाल का दूसरा अभियान जो है असफल अभियान करके आ रहा था, तो रास्ते में आपको पता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर पड़ता है। ठीक है, पुरी में जहां विश्व की सबसे बड़ी रसोई भी लगती है, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को इन्होंने तुड़वा दिया था, यानी खंडित करवा दिया था। तो जब इस मंदिर को उन्होंने तुड़वाया था तो वहां से इसको कई
जो है महत्वपूर्ण संस्कृत के ग्रंथ मिले, क्योंकि सुल्तानों की भाषा कौन सी थी, तो फारसी भाषा थी। तो उस महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उनका संस्कृत से है जो फारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाने के लिए या अनुवाद करवाने के लिए इसने है जो अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी। याद रखना, इन्हें पूर्व के जगन्नाथ मंदिर के साथ एक ज्वाला माता का कांगड़ा मंदिर जो पड़ता है, ज्वाला माता का कांगड़ा मंदिर, इसको भी तुड़वा दिया था। और इसका जो सिंध अभियान था वो दुनिया का सबसे असफल या सबसे बेकार अभियान माना जाता है। ठीक है, फिरोज प्रथम सुल्तान था जिसने संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, ताकि हिंदू ग्रंथों को बेहतरीन तरीके से समझा जा सके, यानी फारसी भाषा में ट्रांसलेट करवा के। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो है फटाफट तीव्र गति से है जो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नहीं था। सहना ए मंडी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 दीवान ए रियासत, और ऑप्शन नंबर 3 बरीद ए मंडी, और चौथा मुशरफ ए ममालिक। ठीक है, इन चारों में से कौन सा है जो खिलजी की बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तब तक मैं कुछ आपको बाजार व्यवस्था के बारे में है जो 2-4 चीजें बता दूं। पहले तो बाजार व्यवस्था लागू किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, AK-47 ने, हम सब जानते हैं। जरूरत क्या पड़ी भाई इसको बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने के लिए। साथियों, आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक शानदार सपना था पूरी दुनिया को जीतने का। यह चाहता था कि पूरे विश्व को जीते। इसके लिए इसने एक उपाधि भी ग्रहण की थी। इसकी उपाधि कौन सी थी, सिकंदर ए शाहानी। ठीक है, यानी ये कहता था कि मैं दूसरा सिकंदर हूं। ठीक है, और जिस प्रकार से पहले वाले सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी, उसी प्रकार से मैं भी एक बार फिर से दुनिया जीतूंगा। ठीक है, तो दुनिया जीते तो भाई दुनिया जीतने के लिए क्या चाहिए, दुनिया जीतने के लिए एक बड़ी सेना चाहिए। ऐसे तो आप जीत नहीं सकते, ऐसे तो अपने घर नहीं जीते। ठीक है, दुनिया तो कैसे जीते। तो इसने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और कहते हैं कि इसके सेना की संख्या कितनी थी, तो 4.5 लाख सैनिक थे। 4.5 लाख सैनिकों को यदि इसने एक कैलकुलेशन करवाई कि 4.5 लाख सैनिकों को यदि सामान्य से सामान्य वेतन भी दिया जाए तो जो मेरे पास खजाना है वो 6 साल में ही खत्म हो जाएगा। कितने साल में, 6 साल में। तो इसके लिए क्या करें कि इसके लिए जो बाजार की व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो है गेहूं है, दाल है, चावल है, वो सस्ते कर दे, ताकि अपन सैनिकों की यदि तनख्वाह भी कम करेंगे तो उनकी जो खर्च करने की जो कीमत है वो भी कम हो जाएगी और इस कारण बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए इसने दिल्ली के जो बाजार थे उनको 4 भागों में बांटा था। ठीक है, और चारों बाजारों को कहां पे लगवाया, इसने कहा कि भाई आज से है ना आप ऐसे अलग अलग जगह दुकान नहीं लगा सकते कि एक दुकान पानी बतासे वाले ने चौपाटी पे लगा ली, एक ने फुवारा चौराहे लगा ली, एक ने यहाँ पे है जो शास्त्री नगर लगा ली। इसने कहा कि आज से जो है 4 बाजार लगेंगे और चारों के चारों बाजार कहां पे लगेंगे, तो बदायूं गेट पे लगेंगे, बदायूं द्वार। ठीक है, बदायूं द्वार पे ही लगेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इसने 4 अधिकारी लागू किए। सहना ए मंडी, यानी जो मंडी की देखभाल करता था। दीवान ए रियासत, ये एक विभाग का नाम था जो बाजार नियंत्रण को नियंत्रित करता था। यह विभाग था साथियों, दीवान ए रियासत क्या था, विभाग, डिपार्टमेंट। ये एक अधिकारी था, ठीक है, जो उस पर नियंत्रण रखता था। और बरीद ए मंडी, बरीद का अर्थ क्या होता है, गुप्तचर, यानी गुप्त रूप से बाजार की व्यवस्थाएं देखना। और मुशरफ ए मुमलिक था जो इसका बाजार नियंत्रण व्यवस्था का भाग नहीं था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है, यानी विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। ठीक है, 4 किताबें हैं। ऑप्शन नंबर 1 है फतू उस सलातीन, ऑप्शन नंबर 2 है खजाइन उल फतू,
और ऑप्शन नंबर 3 है तबकाते नासिरी और ऑप्शन नंबर 4 है तारीख फिरोजशाही। यानी किस किताब में है जो विस्तारित रूप से जो अलाउद्दीन खिलजी की है बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसका जो पता चलता है। ठीक है, तो साथियों ये किताब है फतुह उस सलातिनी, यानी इस किताब में है जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्थाएं थी कि कितने रुपए में है जो एक युवा दास मिलेगा, कितने रुपए में एक वर्द दास मिलेगा, स्त्री दास कितने रुपए में मिलेगी, गेहूं कितने रुपए में मिलेंगे, चावल कितने रुपए में मिलेंगे, इनकी जो है विस्तृत जानकारी किसमें मिलती है, फतुह उस सलातिनी। कुछ किताबें साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खजाइन उल फतुह, बताइए इसका जो लेखन किसने किया था। खजाइन यानी जो है अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो इसने लेखक किया था। आप देखना इस चीज को इस प्रकार से याद रखना, जो अमीर व्यक्ति उनके जो पैसे उड़ाने की जो ज्यादा ही खास होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख ले। तबकाते नासिरी इसका लेखन किसने करवाया था, ठीक है, तबकाते नासिरी का लेखन किसने किया था बताइए। देखिए तबकाते नासिरी का लेखन किया था मिनहाज ने, ठीक है। तारीख फिरोजशाही का लेखन किसने किया था, तो जियाउद्दीन बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। तो जो है अलाउद्दीन खिलजी की विस्तृत जानकारी किसने मिली थी, तो फतुह उस सलातिनी, ठीक है। इसका लेखन किसने किया था, फतुह उस सलातिनी। इसका लेखन भी है जो इसने अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है, खुसरो। खुसरो की दूसरी किताब का क्या नाम है, तो नूह सिफेसलार। साथियों अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से जवाब दे दीजिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। बात एक ही है, थोड़ा दिमाग लगा के जो उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर 2 बलबन ने, ऑप्शन नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक ने और ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। साथियों इसका कमेंट बॉक्स में आशा है कि आपने जवाब दे दिया होगा कि अलाउद्दीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को या बाजार नियंत्रण प्रणाली को या मूल्य नियंत्रण प्रणाली को, तो ये सब शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके पीछे था कि बड़ी सेना का जो है भरण पोषण करना, तो इसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। बलबन के बारे में आपको लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से बता देता हूं। बलबन ने सिजदा, पेबोस, नवरोज परंपराएं चलाई थी, लोहा रक्त की नीति अपनाई थी, रक्त की नीति अपनाई थी। ग्वालियर अभियान के दौरान इसको खरीदा था 1000 दिनार में। इल्तुतमिश इसका गुलाम था। अपने आप को नियामत ए खुदाई या जिले इलाही कहा कहता था। फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के जब थट्टा में मृत्यु होती है 1351 इसमें 51 में, तो थट्टा में इसका राज्याभिषेक होता है। आपको पता है कि इसने जो अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी, अनुवाद विभाग की स्थापना इसने ही जो कुतुब मीनार की चौथी और 5वीं मंजिल बनाई थी। जब उस पे जो बिजली गिरने से उसकी चौथी मंजिल जो है टूट गई थी, तो इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते हैं, गुलाम वंश का तीसरा शासक था, ठीक है, जिसने कुतुब मीनार का है जो निर्माण आगे बढ़ाया था। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल याद रखना 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी, ठीक है। इसी का गुलाम था बलबन और ये मोहम्मद बिन तुगलक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। साथियों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो है इस टेस्ट सीरीज का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें क्या सुधार करने चाहिए, क्या सुझाव है आपके, और आपके लिए जो हमारे चैनल से या हमारी टीम से क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या जरूरत है। देखिए साथियों, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना हमारा जो है नैतिक कर्म है। यदि हम इस फील्ड में होके, यदि आपका एक बड़े भाई जो है
गार्जियन के तौर पे मान लीजिए, आपके साथी के तौर पे मान लीजिए, या आपके मित्र के तौर पे मान लीजिए, यदि हम जरा सा भी आपकी कामयाबी में यदि तिनके भर का भी हम योगदान दे पाए तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। इसलिए आप है जो इस चैनल को दिल से सपोर्ट कीजिएगा, हमें दिल से सपोर्ट कीजिएगा, हम और बेहतर आपके लिए करने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।